Ouais.
Just hold on for a while. I'll be joining. 2-3 more minutes. Good afternoon. Today, I think so. Ayushi is not going to join, right? She's somewhere out. I think remote in the village somewhere. Fine, let us start with the. So yesterday we completed with the 3 activities. Today we are going to understand more about the transactions, right? There's a part which is shown as a investing and there's a part as a finance activity.
So which are the those activities which are combined with one another? They are partly the part of the you can say the financing and partly the part of the investing activity. तो ऐसे भी कोई ट्रांजेक्शन हो सकता है जो इन्वेस्टिंग में भी दिखा सकते हैं और फिनांसिंग में भी दिखा सकते हैं. नाउ दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. So let's say payment of purchase of an asset in instrument under hire purchase system. Let's say अगर ऐसा है, the instrument has two components, principal and interest. तो डेफिनेटली जब हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, राइट, हायर परचेज से, हायर परचेज का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में उसको पेमेंट करना है हमको. तो जब हम प्रिंसिपल पे करते हैं तो इन्वेस्टिंग हो जाएगा, और उसका ब्याज अगर हम दे रहे हैं तो फिनांसिंग हो जाएगा. सो ऐसे भी ऐसा आ सकता है आपको 1 मार्क 2 मार्क के लिए कि कोई ऐसी एक्टिविटी बताइए जो नॉर्मली तो इन्वेस्टिंग होती है पर उसका पार्ट फिनांसिंग में जाता है, राइट. तो वो कब हो सकता है, व्हेन यू एनी परचेज अंडर हायर परचेज सिस्टम. उसके अंदर आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल होगा वो इन्वेस्टिंग में जाएगा, राइट, एंड इंटरेस्ट जो होगा वो फिनांसिंग में जाएगा. क्लियर है ये? यस. Yes, sir. ओके. ट्रांजैक्शन जो कैश फ्लो पे रिगार्ड नहीं किया जा सकता, यानी कैश फ्लो नहीं बोला जा सकता. सी मैंने पहले ही बताया आपको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त आपको ये याद रखना है कि अगर कैश इन हो या कैश आउट हो तो ही उसको कैश फ्लो बोला जाएगा, या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा. पर अगर ट्रांजैक्शन कोई भी इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है तो उसको कैश फ्लो नहीं बोला जा सकता. Transactions that are movement in between the items of the cash and cash equivalents are not regarded as cash flow. क्यों? Because the balance, opening and closing balance, right, of cash and cash equivalents is, वो क्या होता है, नेट रिजल्ट होता है जो ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में से निकलता है. पर अगर ऐसा समझ लो कि आपने एक कैश में से निकाल के दूसरे कैश में डाल दिया, यानी फॉर एग्जांपल आपने पैसा बैंक से उठा के घर पे लाया या फिर बिजनेस में लाया, माई मिस्टेक, या फिर बिजनेस से उठा के आप घर पे आई मीन बैंक में डाला. तो इन अदर वर्ड्स के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर कन्वर्टेड टू बैंक और बैंक इज कन्वर्टेड इनटू कैश. सो दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ही है, राइट. अल्टीमेटली आपको कहीं पे उसको कैश फ्लो नहीं बोल सकते, राइट, आप कहीं पे लिख नहीं सकते. समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छे से दिया है, आप ये एग्जांपल को समझ सकते हो, राइट. जैसे कि कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक इज नॉट अ कैश फ्लो बिकॉज द कैश इन हैंड इज रिड्यूस, बट एट द सेम टाइम बैंक बैलेंस इज इंक्रीज. तो बैंक बैलेंस भी क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ही आएगा, राइट. दूसरा है नॉन कैश ट्रांजेक्शन. ऐसे भी कुछ नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो सकता है जो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, नॉन कैश है. जब ट्रांजेक्शन नॉन कैश होते हैं, राइट, इट मीन्स कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश जो है, जो दैट इज टेकिंग प्लेस बेसिकली, राइट, जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है वो नॉन कैश में नहीं होता है. फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी परचेज किया और उसके सामने शेयर इशू कर दिया, तो मशीनरी आया, शेयर्स गया, पर कैश कहाँ आया, कैश गया भी नहीं, कैश आया भी नहीं. सो दोज ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शन, राइट. तो जिसमें नाइदर ही कैश इनफ्लो होता है और नॉर ही कैश आउटफ्लो होता है. एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, राइट, एक्सपेंस जो है वो, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, इश्यू ऑफ इक्विटी डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे कि परचेज ऑफ असेट किया या ऐसा कुछ भी. क्लियर हो रहा है ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन? तो उसमें भी देखो, याद रखिए कैश फ्लो में ये सब ट्रांजेक्शन को लिखा नहीं है, राइट, याद रखना है ये आपको. क्लियर है ये? यस. Yes, sir. Okay. Most of the part I am going to cover, but this is for your ready reckoner reference, right? Remember को इसको याद रखना है. Now, classification of business activities as per Accounting Standard 3 revised, showing the inflow and outflow cash. मैंने जैसे बताया कि आपको 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनेंसिंग. हम यहाँ पे तीन एक्टिविटीज को देखेंगे, इनफ्लो किससे हो रहा है और आउटफ्लो किससे हो रहा है. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जैसे कि सेल्स हो गया, राइट. सो यहाँ पे वेरी क्विकली विल जस्ट सी टू इट, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल हो गया, रॉयल्टी फी कमीशन रिसीव हुआ या फिर इनकम टैक्स रिफंड, ये सबसे इनफ्लो होगा, राइट. ये नॉन फिनेंशियल कंपनी के लिए. अगर फिनेंशियल कंपनी है
तो उनको अगर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा तो भी इन्फ्लो बोला जाएगा, या फिर उनको कोई पैसा मिलता है सिक्योरिटीज को सेल करने से तो भी इन्फ्लो बोला जाएगा। इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, अगर ये कंपनी आपकी नॉन फाइनेंशियल है, राइट, तो परचेज करना, ट्रेड पेबल को पैसा देना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को खर्चा करना, वेजेस, ये सब कुछ कैश आउटफ्लो का। पर अगर आपकी कंपनी फाइनेंशियल है तो इंटरेस्ट का पेमेंट करना या फिर पेमेंट फॉर द परचेज सिक्योरिटीज, उसको कैश आउटफ्लो में गिना जाएगा। पर ये दोनों ही इनफ्लो एंड आउटफ्लो इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिमिलरली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नाउ नॉर्मली यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया, इनकम टैक्स का एक और चीज दी गई है और ये आपको याद रखना है ऑलवेज। Income tax paid normally is shown as net income of tax refund. Income tax paid less income tax refund. Always याद रखिए, इनकम टैक्स में जब भी चीज दिखाया जाता है वो नेट इफेक्ट दिखाई जाती है, राइट, जो पैसा आया माइनस जो पैसा गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको पता ही है, अगर आपने कोई बेचा असेट्स और पैसे आए, इन्वेस्टमेंट बेचा पैसे आए, इंटरेस्ट मिला आपको, और इंटरेस्ट क्यों मिला, क्योंकि आपने किसी को लोन दी है या फिर आपने कहीं पे पैसे डाले हैं डिबेंचर्स में, किसी और के डिबेंचर्स में आपने डाले हैं, राइट। डिविडेंड रिसीव, अगर आपने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया और उसमें से डिविडेंड आपको मिला, रेंट रिसीव्ड, ये सब कोई इन्वेस्टमेंट में आएगा, क्योंकि ये कैश इनफ्लो में इन्वेस्टमेंट में आएगा, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट की वजह से ही ये पैसा आपको मिल रहा है। कैश आउटफ्लो, अगर आपने फिक्स एसेट को परचेज किया, इन्वेस्टमेंट को परचेज किया, या इनकम टैक्स अगर आप पे कर रहे हो, पर वो इनकम टैक्स इन्वेस्टिंग का होना चाहिए, राइट। तो इन्वेस्टिंग रिलेटेड अगर आपने कोई इनकम टैक्स पे किया तो वो कैश आउटफ्लो होगा। सी, इनकम टैक्स नॉर्मली अगर कुछ बोला ना गया हो, मैं ये बता दूं आपको, तो ऑपरेटिंग में जाएगा। पर अगर स्पेसिफिक होता है, काफी टाइम क्या होता है कि लेट्स से हम कोई मशीन खरीदते हैं, एग्जांपल, राइट, या कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, या फिर जैसे कोई जमीन खरीदते हैं, तो उस पर भी आपको टैक्स भरना पड़ता है, राइट। और उस पर वेल्थ टैक्स आता है या इनकम टैक्स आता है, ऐसा कुछ भी टैक्स अगर आ सकता है तो वो कैश आउटफ्लो में चला जाएगा, राइट। पर वो इन्वेस्टिंग का होना चाहिए, अदरवाइज नॉर्मली कुछ ना बोला हो तो ऑपरेटिंग होगा इनकम टैक्स। वैसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपको पता है, अगर हमने इश्यू ऑफ शेयर्स किया, यानी शेयर्स इश्यू किए, पैसे जुटाए, proceeds of the issue of debentures, debenture को issue किया, proceeds of the long term borrowing, right, increase in the balance of bank overdraft or cash credit, right, ये सब कुछ कैश इनफ्लो है, right, all these are called cash inflows। वैसे ही पेमेंट्स ऑफ द लोन्स, अगर हम लोन को पेमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है जो भी है, पेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर वो पैसा वापस कर रहे हैं, राइट, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी हम ले रहे हैं और उसका पैसा वापस कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज ऑलवेज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, सो कि अगर हम शेयर्स इश्यू करें तो हमको ही पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, अगर हमारा बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट पर डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि हमने पैसे बैंक को लौटा दिए, या कैश क्रेडिट का डिक्रीज होने का बैलेंस क्या होता है, वी आर पेइंग अवे द मनी टू द बैंक अगेन। सिमिलरली इनकम टैक्स पेड, अगर वो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो ये सब कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। सो जस्ट गो थ्रू दिस, राइट, फॉर अ व्हाइल, आई विल बी जस्ट कमिंग इन 1 or 2 minutes। Tell me, you have any doubt in here? No, sir. नो डाउट्स, फाइन। यहाँ पे दिखाया गया है वापस आपको कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग, राइट, इंपॉर्टेंस सेपरेटली आपको दिखाया गया ईच एक्टिविटी का, राइट। तो एक ही एक चीज रिपीट की गई है,
मैं इसको रिपीट ही कर रहा हूँ, ये सिर्फ रेडी रखने जैसा ही है। यहाँ पे अभी आपको मुझे बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फिनांसिंग है। ये आप खुद कर लोगे या यहाँ पे करना है? एक्चुअली ये इजी है, तो फिर भी करना हो तो कर लेते हैं। व्हाट यू से, कर लेते हैं या फिर घर पे कर लोगे? व्हाट एवर यू से। यस, हर्षल, ट्रस्टी, सर एक आस्था, बार कर लेते हैं। कर लेते हैं। ओके फाइन, Yes, sir. वेरी क्विक। कैश सेल्स, हर्षल कहाँ पे आएगा? सर ऑपरेटिंग। ओके। कैश परचेस, ट्रस्टी। देखो पहले हर्षल, ट्रस्टी और नाश्ता भी मैं बोलूंगा नहीं, फटाफट करे चलो। कैश परचेस, Operating. ऑपरेटिंग। Operating. रेंट पेड, Operating. ऑपरेटिंग। कैश इन हैंड, ऑपरेटिंग। नो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश इन हैंड कैश की चीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में जाती है। यस हर्षल। यस सर। इनकम टैक्स पेड, Operating activity. ऑपरेटिंग, कुछ नहीं बोला, ऑपरेटिंग है। ऑफिस एक्सपेंसेस, Operating. ऑपरेटिंग। बैलेंस एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। वेरी गुड। सेल्स ऑफ मशीन्स बाय डीलर ऑफ मशीन्स, सेल्स ऑफ मशीन बाय डीलर ऑफ मशीन, मशीन का डीलर ने सेल किया मशीन को। Investing activity. वेरी रॉन्ग, इट्स एन ऑपरेटिंग। अगर आप डीलर ही हो मशीन के और आप बेच रहे हो तो मशीन आपके लिए क्या है? गुड्स है, Yes, sir. राइट ना? सो इट्स ऑपरेटिंग। समझो, पढ़ो और समझो और बाद में बोलो, और प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे पूरा रखो। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, Financing. ओके। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेएबल्स, यस। Operating. ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ मशीन्स, Investing. वेरी गुड। अगर सेल ऑफ मशीन वो मशीन का डीलर ने किया तो ठीक है, और नॉर्मली परचेज ऑफ मशीन तो इन्वेस्टिंग ही होगा। वेरी गुड। इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग, वेरी गुड। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, Financing. financing. सेल ऑफ पेटेंट्स, Investing. वेरी गुड, इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, फाइनेंसिंग। very wrong. Marketable securities are those which are equal to cash and cash equivalents. So cash and cash equivalents की तरह ही देखा जाता है। Marketable securities मैंने समझाया था कि उसको as good as cash and cash equivalents बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Because they are very easily convertible into cash. So again marketable securities अगर कुछ है तो वो हम क्या बोलेंगे? Cash and cash equivalents ही बोलेंगे। Clear है ये? यस सर। Next, purchase of goodwill. Investing. Very good. Short-term deposits in bank. Investing. रॉन्ग। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में जाएगा, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स है बैंक के, राइट। यहाँ पे इन्वेस्टिंग लिखा है इन्होंने 18 में, देखने कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ही है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज नॉन मार्केटेबल, देखो अभी इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग, नॉन मार्केटेबल यानी इन्वेस्टिंग। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, Operating. वेरी गुड, ऑपरेटिंग। समझ में आ रहा है ये सब कुछ? यस। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, जैसे 9 करते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस। किसका टर्न है? आस्था। Operating. यस। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स,
Yes. Arshil. Sir, investing. सो गए हो क्या? Cash received from, very good, investing. Cash received from trade receivables. Operating. Okay. Buyback of equity shares. Financing. Very good. Financing equity shares. हमारे equity shares हम खुद ही buyback कर रहे हैं. Repayment of long term loan. Financing. Very good. Financing. Commission received. Financing. Commission received. Operating. Operating. बिजनेस में हो तो कमीशन तो रिसीव होगा ही ना. 6 को देखो कहाँ पे कमीशन रिसीव्ड. ऑपरेटिंग देखो. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. Operating. Redemption of debentures. Financing. Financing. Very good. Sale of marketable securities. Cash and cash equivalent. Very good. Cash and cash equivalent. Bank overdraft and cash credit. Financing. Financing. Bank overdraft are always a part of the financing activity. Yes. Good. So now you get this. या करना है और करते हैं और whatever you say. No, sir, got it. No, sir. Got it. So just do it at home, right? If you find any doubt, you can just let me know. Let's see. I want to go a little bit faster because your time is not there. You don't have a time in your hand. That's why. So I want to just move towards the crucial topics now, right? चलो ये कर लेते हैं. Financing कंपनी के लिए और नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या होता है, राइट? फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या होता है? परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी. और नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए कौन सी एक्टिविटी होती है? चलो ये बताओ. एक एक जन दो दो बताएंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम, किसका टर्न था? लास्ट टर्न किसका था? आस्था आपका था? Yes, sir. Last answer I have given. Arshal, purchase of securities of a company. Yes, particular will be operating for non-financial enterprises, and it will be investing for financial enterprises. गलत बोल रहे हो. Brokerage. फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए ऑपरेटिंग होगा और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टिंग होगा. Yes, sir. ओके. Brokerage. नहीं, ब्रोकरेज आप नहीं, Broker. यानी आपको दो बनाना है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल का. चलो नेक्स्ट. दृष्टि, ब्रोकरेज. Sir, for financial enterprises, it is operating, and non-financial, it is financing. ओके. ब्रोकरेज पेड. फाइनेंसिंग कैसा आएगा? इन्वेस्टिंग ही आएगा ना. हमने सिक्योरिटी परचेज किया ना, तो मेरा इन्वेस्ट किया ना, कहने का मतलब. Yes, sir. Investing. So investing. C. Astha, sale of securities of a company. Sir, for financial company it is operating, and for non-financial company it is investing. Sale of securities of a company. Okay, fine. Investing. अगर issue of securities आता तो सेल की जगह पे. So non-financial company for in financing activity. Yes, very good. Dividend interest received on securities. कौन है? अर्शद. Yes, sir. For financial enterprise will be operating, and for non-financial enterprise will be
Investing. Investing. Next, Rusty, dividend paid to shareholders. Sir, for both it is financing activity. Very good. For both it is financing activities. Interest paid on borrowings. Sir, for financial company, it is operating, and for non-financial company, it is investing. For non-financial company, it is investing. Very good. Loans and advances made. Sir, for financial enterprise will be operating, and for non-financial will be investing. Loans and advances हमने दिए हैं. Okay. Right. Receipts of loans and advances made. अगर loans and advances हमने किए हैं तो उसमें से receipt आया, वापस आया तो क्या? Sir, for financial enterprise, it is operating activity, and non-financial enterprise, it is investing activity. Yes, it's same as investing. Fine. This was fair enough. Okay. सिर्फ इतना बताओ, state which are the following result in inflow, outflow and no flow of cash and cash equivalents. Inflow होगा, outflow होगा या no flow होगा. This 13. ये सब करने की जरूरत है क्योंकि ये इलस्ट्रेशन करोगे ना तब आप बड़े सम कर पाओगे. छोटा छोटा तब टुकड़ों में भी कर लो तो दिमाग बाद में चलेगा आपका शार्प, राइट? क्योंकि ये टुकड़े नहीं करोगे तो आप समझ में नहीं आएगा. चलो, सेल ऑफ फिक्स असेट्स. बुक वैल्यू 50,000 है और हमने फिक्स असेट को बेचा लॉस में, 5,000 के लॉस में, यानी 50,000 का बुक वैल्यू का असेट 45,000 में बेचा. आस्था Inflow, कितना? 45,000. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश. अमाउंट है तो अमाउंट बोलना, अमाउंट नहीं है तो छोड़ देना. इनफ्लो आउटफ्लो ही बोलना सिर्फ. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. Outflow. Next, outflow. Purchase of fixed asset again, issue of shares. Outflow. No flow, no flow. Fixed asset और issue of shares सामने गए हैं. पैसा कहाँ गया? Dusty. No flow. No flow. ध्यान दो. Cash received from debtors 10,000. Inflow, Yes. Cash deposited to bank. Cash deposit. Outflow. No flow, no flow. दोनों ही कैश के कैश इक्विवेलेंस है. कैश भी कैश इक्विवेलेंस है, बैंक भी कैश इक्विवेलेंस है. समझ में आ रहा है? एक कैश इक्विवेलेंस दूसरे कैश इक्विवेलेंस में चला गया. नो फ्लो. Yes, sir. क्लियर है ये? नेक्स्ट. चलो ये तो इजी है. कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, वो भी नो फ्लो ही आएगा क्योंकि जब डिपॉजिट flow. हुआ. हाँ, आपको इश्यू ऑफ फुल्ली पेड करना है. चलो 7 डस्टी. So, उसमें भी no flow. क्यों? Sir, outflow होगा. वाई? बोनस शेयर क्या होता है पता है? बोनस शेयर यानी रिजर्व्स को कैपिटलाइज किया जाता है. नेक्स्ट चीज समझा दूं कि अगर आपकी ये शेयर कैपिटल है, आप शेयर कैपिटल लिखते हो, नीचे रिजर्व्स लिखते हो, राइट? जब भी आपकी शेयर कैपिटल, सपोज लो कि आपकी शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, रिजर्व्स है 10 करोड़ और मैं 10 करोड़ का बोनस देना चाहता हूं उनको, या 5 करोड़ का बोनस देना चाहता हूं शेयर कैपिटल को, तो क्या हो जाएगा पता है? रिजर्व में से 5 करोड़ माइनस करूंगा और शेयर कैपिटल 5 करोड़ ऐड कर दूंगा. अल्टीमेटली मैं रिजर्व को कैपिटलाइज कर रहा हूँ. रिजर्व का पैसा निकाल के मैं शेयर कैपिटल में डाल रहा हूँ, राइट? तो अल्टीमेटली मैं शेयर कैपिटल बाद में रिवाइज वैल्यू में देखूंगा तो कितना होगा? 105 हो जाएगा और रिजर्व कितना हो जाएगा? 5. अल्टीमेटली ये भी 110 ही है, पहले भी 110 ही था, ये भी 110 ही हो जाएगा, राइट? पर यहाँ पे क्या कैश जा रहा है? क्या कैश आ रहा है? बोनस शेयर्स जब इशू करते हैं तो कैश नहीं जाता है, ना ही आता है. नो फ्लो. समझ में आ रहा है? Yes, sir. राइट? वो रिजर्व को कैपिटलाइजेशन होता है उसका. चलिए, शेयर ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज एट पार.
inflow, मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है? इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ओनली. नो फ्लो, नो फ्लो, नो फ्लो. अभी समझा था ना हमने? आस्था. yes sir. Okay. Ninth, declaration of dividend, final dividend 25,000. No flow. Why? Because no movement of cash is Yes, it's only declared the किया cash. है. Yes. Writing of bad debts against provision for doubtful debts. No flow. क्यों? क्योंकि बैड डेट्स को रिटर्न ऑफ किया है अगेंस्ट प्रोविजन. अगेंस्ट प्रोविजन से टर्म किया. प्रोविजन यानी हमने सिर्फ पैसा असाइड किया है, उसका कोई फ्लो नहीं होता इससे. वेरी गुड. नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड. No flow, व्हाई? sir, because we have only declared. ओके, वेरी गुड. सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट. So inflow. ओके, वैसे इनफ्लो होता है, पर करंट इन्वेस्टमेंट अगर ऐसे ही दिया गया हो तो आपको क्या मानना है? मार्केटेबल ही मानना है. तो नॉर्मली नो फ्लो भी आ सकता है इसमें. फाइन, गुड इनफ. इनफ्लो हम देखते हैं नीचे बाद में. सॉल्यूशन, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट. इनफ्लो. ओके, क्यों क्यों पर कैसे पता चला इनफ्लो है? क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है. बैंक ओवरड्राफ्ट यानी लोन इंक्रीज हो रही है. बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, हमारी लोन इंक्रीज हो रही है. अगर हम ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो उसका मतलब, यस सर. राइट. एंड कैश क्रेडिट, डिक्रीज इन कैश क्रेडिट का मतलब, यस आस्था. Sir, means our cash is decreasing, so it is Yes. outflow. ट्रू, राइट. यहाँ पे अब करंट इन्वेस्टमेंट देखो नो फ्लो में आ गया है, देख सकते हो यहाँ पे हर्षल, राइट. करंट इन्वेस्टमेंट आल्सो द पार्ट ऑफ, बोला है ना, इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. क्लियर है? Yes, sir. Yes, beta. Now let's move towards the extraordinary items. Now what are the extraordinary items? क्या होते हैं? Right? समझते हैं. नॉर्मल बिजनेस के अंदर जो आइटम्स जो लिखी जाती है, राइट, वो नॉर्मल आइटम्स होती है, यानी वो हर साल होती है. पर कुछ आइटम्स ऐसी होती है जो कभी कभार बहुत रेयर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस में होती है, उसको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बोलते हैं. जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं और इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी लिखी जाती है, राइट. फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, एक कंपनी है, कंप्यूटर की कंपनी है, राइट. और ये कल का ही केस स्टडी है, कल ही हम पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर और शेयर मार्केट की में मेरे पापा बात कर रहे थे तो उसमें से ही आया. और वो कंपनी का नाम था मेजेस्को, और उसने कुछ बड़ी सी ज़मीन बेच दी, राइट. करोड़ों रुपए की ज़मीन बेच दी. तो उससे उसको कुछ पैसा मिला. नाउ उसने एक दिन में ही पूरा ज़मीन बेच दिया और पूरा पैसा मिला, तो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. ये हर साल वो ज़मीन बेचने का धंधा नहीं है उसका, राइट. वो हर साल बेचता नहीं है, राइट. दिस इज अंडर रेयर सर्कमस्टेंसेस उसने कभी बेचा, सो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी. एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब ये है कि ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं होता. अगर वो जो हर साल करता है ना, उसको ऑर्डिनरी आइटम्स बोलते हैं, और वो कभी कभार बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में करे तो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते हैं. अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स तीन एक्टिविटीज में आ सकती है. ऑपरेटिंग में भी आ सकता है, इन्वेस्टिंग में भी आ सकता है, फाइनेंसिंग में भी आ सकता है. एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैसे आ सकते हैं? तो बोलते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि हमने VRS स्कीम्स लॉन्च की, वन डे रिटायरमेंट स्कीम. तो क्या होगा? VRS यानी एम्प्लॉइज अपना VRS लेके जा सकते हैं, वहां से निकल सकते हैं. यानी कहने का मतलब वन डे रिटायरमेंट स्कीम ले लेंगे तो दे कैन लीव द कंपनी, राइट. और उसका मतलब हमको उनको पैसा देना पड़ेगा VRS के तहत, राइट. सो अगर ऐसी कोई स्कीम है तो वो हर साल थोड़ी VRS हम देते हैं, हम कभी कभार VRS का घोषणा करते हैं, राइट. तो वो अगेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है. वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है पर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हर साल नहीं होता, राइट. क्योंकि एम्प्लॉयज को देना, कोई भी चीज एम्प्लॉयज को देना यानी ऑपरेटिंग है, बराबर है, पर ये हर साल नहीं होता. वैसा ही ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी ऐसा हो सकता है कि
फिक्स एसेट्स कुछ डैमेज हो गए और हमने क्लेम रिसीव किया, राइट, अर्थक्वेक से डैमेज हुए यहाँ पे, तो ये हर साल नहीं होता है ऐसे डैमेज, अर्थक्वेक हर रोज नहीं आता। अगर ऐसी चीज है तो इसको भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोलेंगे, राइट। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज डालने से फिक्स एसेट्स हमको, हम पैसे डालते हैं और अगर हम क्लेम लेंगे तो फिक्स एसेट में से पैसा निकाल लेंगे। थर्ड ऐसी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पेमेंट फॉर द बायबैक ऑफ द शेयर्स, राइट। अगर हम शेयर्स का बायबैक करें, राइट, और उस पर पेमेंट करें, हम उसको कुछ पे करें उसके सामने, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोलते हैं, राइट। नाउ बायबैक ऑफ द शेयर्स का मतलब क्या, वी आर बाइंग बैक अवर ओन शेयर्स, राइट। और ये कंपनी कब करती है, कंपनी के पास जब बहुत सारा पैसा हो, कंपनी को लगता है कि ये हमारे शेयर्स हम अगर खुद बाय कर लेंगे तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा, राइट, आउटस्टैंडिंग शेयर्स अगर कम रहेंगे तो उस टाइम पे अगर कंपनी ये डिसीजन लेती है कि बायबैक कर लेना चाहिए, अपने ही शेयर्स खुद ही बाय कर लेना चाहिए, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है, क्योंकि ये हर साल नहीं करती, ये भी कभी कभार होता है। सो दिस आर जस्ट एन एग्जांपल, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, राइट। ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं, क्लियर। काफी टाइम पे सम में क्लियरली मेंशन होगा कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ही है, राइट, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। जैसे कि इश्यू ऑफ शेयर्स करना वो नॉर्मल हो जाता है फिनेंसिंग के लिए, तो बायबैक ऑफ शेयर्स करना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे इन्वेस्टिंग में भी अगर मशीन को बाय करना वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, राइट, वो इन्वेस्टिंग के लिए, पर अगर कोई अर्थक्वेक हो गया और उसका क्लेम मिलना, वो सब एबनॉर्मल यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। समझ में आ रहा है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी में? यस, Yes, sir. ओके। Yes, sir. नाउ हम अभी डिटेल में जाएंगे, राइट, वी आर गोइंग टू डेल्व इनटू द कंपटीशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज, राइट, but I'm not going to go today because there are two methods, direct and indirect, आपको indirect method ही follow करनी है, but ये हम कल से जाएंगे। मैं आज आपको sums देना चाहता हूँ कुछ, right, just a minute, so identify from the activities, सम तो बहुत ज्यादा है इसकी, एक्सरसाइज जो है, राइट, उसके जो पहले 4 सम है, राइट, वो आपको करने हैं 1 2 3 4, राइट। हमने जो आज किए ना यहाँ पे वैसा ही है। कल से हम ये करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वाले सम्स और सब कुछ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगी कल से, क्लियर है? इसको भी Yes, sir. क्योंकि आपका लास्ट चैप्टर है, राइट, उसके बाद तो मैं भी ये गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से कि आपकी स्कूल खुल जाए और आप मुझे देखने लगो स्कूल पे। फाइन, दैट्स इट। बोलिए, कोई डाउट इसमें आज के दिन? समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, स्लोली जाएंगे, है बहुत इजी चैप्टर, राइट, पर इसमें कुछ टेक्निकलिटीज है जो आपको आगे समझ में आएगी, राइट, जिसमें आपको लेजर बनाना पड़ेगा या फिर आपको देखना पड़ेगा कि कुछ बैलेंसिंग फिगर्स निकालने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा टेक्निकल होता है बीच में, राइट। अदरवाइज आपको सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना है कि कैश इनफ्लो आ रहा है, कैश आउटफ्लो जा रहा है, और एक्टिविटीज, 3 एक्टिविटीज को ध्यान में रखना है, आपको समझ में आ जाएगा, ईजी है वैसे। फाइन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा लंबा है, सो उसमें 2 दिन जाएगा। इन्वेस्टिंग बहुत इजी है, उसमें भी एक आध एडजस्टमेंट है, और बाद में है फिनेंसिंग, वो उससे भी इजी है। ये 3 एक्टिविटीज अगर हो जाएगा उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंसिव पूरा एनहांस सम लेंगे, राइट, उससे पहले नहीं। तो हम स्टेप टू स्टेप जाएंगे, पहले ऑपरेटिंग समझेंगे, इन्वेस्टिंग एंड देन फिनेंसिंग। फाइन बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। मैं कर रहा हूँ सेशन।